संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं मिलिंद वानखेड़े जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जी सर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सबकी आवाज उठाई जाती है, मानवता की आवाज उठाई जाती है, और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी आवाज उठाने का काम करता है वॉइस ऑफ मानवता। और यही वॉइस ऑफ मानवता सीरीज चला रहा है, क्या भारत का संविधान जिंदा है। हम संविधान की एक एक परतों के बारे में इसमें जानते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमसे जुड़े, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। साथ ही इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, आपका सर बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने अपनी इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए संविधान के कई सारे प्रावधानों के बारे में जानकारी अभी तक हासिल की है। तो आज जो मुद्दा है वो हम शुरू करेंगे कृषि और पशुपालन से। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वो डीपीएसपीज की बात कर रहे हैं, और कृषि और पशुपालन एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारतीय समाज की नींव एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आर्टिकल 48 में हमें नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। मिलिंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका क्या आशय है कि डीपीएसपीज में इस तरीके से संगठन के रूप में उन्हें प्रदर्शित करना। मिलिंद जी। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 48 में इसका निर्धारण किया गया है कि डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल। अभी अब सब लोग कहते हैं ना, भारत को कृषि प्रधान देश है। मतलब अधिकतर जनता यहाँ पे 80 से 90% जनता कृषि पर निर्भर है। उनकी आय स्रोत है पशुपालन है, खेती, कृषि है। और इसको अगर उद्योग का दर्जा दिया जाए और उसमें पैदावार होने वाली जो पैदावार है और उससे उनके आय अर्जन हो और देश का विकास, जीडीपी में ग्रोथ है। और अभी भी देखेंगे तो इंडस्ट्रियल के बजाय इसका बहुत बड़ा ग्रोथ है। जो जीवन यापन की चीजें हैं, जो भोजन है, खासकर किसान उसके संदर्भ में है, बच्चों को दूध लगता है, सारी जो चीजें हैं। तो ये इसलिए पशुपालन और कृषि का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब इसमें बाकी जो चीजें आती है कि इसका क्या रोल है, तो अभी इसमें क्या होना पड़ेगा, जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की बातें है, डिजिटलाइजेशन होता है, या उन्नत उपकरण जो बनाना है, उन्नत खाद की बातें है, उन्नत बीज की बात है। तो विषय और वो सारी जो चीजों को लेकर एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा सरकार को, ताकि उसको लोगों को फायदा हो। कृषि साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो विकास योजनाएं हैं, अब उसमें भी पशुपालन में डेयरी विकास योजनाएं आती है। एक आपने बैंक का नाम सुना होगा ना, नाबार्ड है, नाबार्ड है ना, उसका बैंक है, वो जी उसको, जी। हाँ, वो एक सेंट्रल, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना बैंकिंग के लिए। तो इसके लिए एक बैंक भी उस तरह की गाइडलाइंस और सारे रिसर्च और प्रोग्राम के लिए देना रहता है, नाबार्ड। मतलब इसका एक मेजर अथॉरिटी है उसका विकास और उसका जी, काम करने के लिए। जी यानी कि इसके संगठन के अंतर्गत वैज्ञानिकता और आधुनिकता को भी शामिल किया गया है। जी, वो भी है। अब जैसे अभी वैज्ञानिकता और आधुनिकता को ये कह सकते हैं कि कृषि के जो उपकरण है, परंपरागत जो पहले खेती होती थी, उस खेती को अभी लोग उपकरण वहाँ पे ट्रैक्टर्स और उस तरह का उपकरण आ गया। पहले पशुपालन से आप देखा होगा कि उसमें लोग जो बोनी वगैरह करते थे, तो किसान और आदमी हुआ थे। अभी ट्रैक्टर से वो सारी चीजें होती, फसल कटाई होती है। जी इसके अलावा जो पशुपालन के साथ साथ और क्या होता है, जो नस्लें हैं, खासकर जी गाय और भैंसों की, या जो दुधारू पशु है उसकी, उसका सुधार की बातें होती है। अब उसके साथ उसका जो पैदावार होती है, तो डेयरी विकास की जो योजना बना दी है दूध, और उसके लिए विकास बोर्ड बनाया गया है। इस तरह की है। और भी कुछ चीजें उन्होंने विकास के अंदर लाए, कि जैसे कुछ स्कीम्स लाए, विकास योजना है, जी। हेल्थ की, उनकी पशुओं की हेल्थ की हुआ। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, मतलब उससे रिलेटेड है, पशुपालन और कृषि के संबंधित और चीजें कैसे बढ़ावा दी जाए।
उसको, और उनकी आय में भी बढ़ावा देना है। एक तरीके से डीपीएसपी के अंतर्गत इसको शामिल करके सरकार की प्रायोरिटी के अंदर उसको शामिल किया गया है, ताकि जी बराबर। जी उसके उसके अनुकूल नीतियां बनाई जाए और कृषि को और पशुपालन को एक तरीके से अर्थव्यवस्था की पॉजिटिव चीज देखते हुए उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा करने का शायद इनका प्रयास रहा है। हाँ वो भी रहा है, और साथ में अवेयरनेस भी करना पड़ेगा। संसाधनों का जो प्रॉब्लम आती है, अब जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं ना, तो कृषि बहुत सारा आपने देखा होगा कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अचानक ओलावृष्टि हो जाती है या फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसके लिए भी उनकी जो प्रोटेक्शन के लिए जो जैसे इंश्योरेंस होती है ना, पॉलिसी, बीमा पॉलिसी इंसान की, तो उसके लिए भी अ, पशुपालन के लिए भी बीमा पॉलिसी होती है, फसल बीमा योजना हम लोग कह सकते हैं। और ये जो रासायनिक उर्वरक से पैदावार तो बड़ी है, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो जैविक खेती की ओर भी बनाना। साथ में सिंचाइयों में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े डैम्स बने हैं ना, जो नहर परियोजना है, डैम्स बने हैं, वो उसका फिर सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। वहां पर भी एक बांध डैम्स होते हैं बड़े, उसमें भी मछली पालन की योजना होती है, छोटे उसमें होते हैं। और साथ साथ में उसकी सिंचाई की जो उन्नत तकनीकें हैं बनाना, जैसे कि वो आजकल है ना स्प्रिंग सिस्टम, जैसे पानी की बर्बादी रोकने के लिए, जी जी वो सारी एक स्कीम है। मतलब कह सकते हैं कि कम संसाधनों में या आधुनिक टेक्निक का उसको कैसा उपयोग किया जाए, पैदावार बढ़ाई जाए। जी मतलब ये कह सकते हैं कि आज हमारे देश के अंदर जितना अनाज पैदा करते हैं, उतनी जनसंख्या को लगता है उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय था बहुत पहले कि कुछ चीजें हमको आयात करनी पड़ती थी, हम लोग निर्यातक जी। देश हो गए, हम ये कह सकते हैं जी, एक जैसे कि दृष्टिकोण से। जी जैसे हमने कृषि और पशुपालन के रोल को समझा, और स्पेशली भारत के लिए ये बहुत ही एक तरीके से इसको अर्थव्यवस्था की या भारतीय समाज की रीढ़ भी कहा जाता है। तो अगर सर मैं जी आपसे ये जानना चाहूं कि जो कृषि है उसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या आई है, मतलब अलग नहीं पड़ रही है, वो कुछ सारी आपसे जो जानना चीजें चाहूंगी। हुई है अभी, छोटी जोत है जो बड़ी जोतें हैं वो एक अलग विषय है। अब छोटे छोटे अगर किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो वो लोग क्या, मतलब उनको लोग तो भरण पोषण नहीं हो पाता है। और पहली बात तो इसका सारी जो राज्य का की खेती होने के कारण जी कभी कभी किसी के पास बहुत ज्यादा 500 500 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, वो एक चीज है। तो कुल मिला के उसका जो संसाधनों का जो बंटवारा है, खेती का जो बंटवारा होना चाहिए राष्ट्रीय हित में, वो चीजें पॉलिसी का मैटर है। उस जी जी दृष्टिकोण से उन लोग किसानों का विकास नहीं हुआ है। और अभी आप देखते हैं कि किसान भी एक अभी मांग कर रहे हैं, आंदोलन अभी भी चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है जब से बीजेपी गवर्नमेंट है। वो लोग क्या मांग करते हैं, वो लोग, हम लोग 6 6 महीने 8 8 महीने खेती किसान में वो करते हैं, लागत भी नहीं निकलती, तो समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, सारी चीजों की मांग करते हैं, लेकिन सरकार वो भी नहीं कर पाती है। ढिंडोरा पीटती है कि नहीं हम लोग किसानों को ये चीजें दे रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं। तो ये गलत, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ही जनता परेशान है। हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, मेहनत कश लोगों की कमी नहीं है, मजदूरी की कमी नहीं है, लेकिन उसका उचित मूल्य दाम मिलना चाहिए, तो वो उसको उतना जो ध्यान देना चाहिए सरकार ने, वो आज भी नहीं दे रही। बाकी चीजें तो ठीक है, कुछ चीजें हो रही है, लेकिन विकास किसका, नदी पहाड़ों का या इंसानों का? इंसानों का विकास नहीं हो, ये कह सकते हैं। जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों, सरकार को बात दिखाने के लिए आंकड़े अच्छे हैं कि हम ये हो गए, लेकिन वो पर्टिकुलर किसानों की क्या स्थिति बनी है? हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ है, वो चीजें हो रही है, लेकिन वो अभी उसको बैलेंस करने की और उस अप्रोप्रिएट करने की जरूरत है, वो सारी चीजें। जी जैसे अभी जो बाधाएं आपने बताई है, एक तरीके से एक जो आपने बताया कि जो जोत है, किसानों के पास, किसी के पास बहुत कम कम जमीनें होती है, किसी के पास बहुत ज्यादा रहती है। और दूसरा आपने एमएसपी से रिलेटेड बताया कि एमएसपी जो डिसाइड करनी रहती है ताकि किसानों को उससे नुकसान ना हो अगर मानसून नहीं आया समय पर। तो ये चीजें हैं नहीं, ये भी सरकार को है, नहीं करनी नहीं, ये चाहिए। भी है। आपने देखा क्या होता है मार्केट, एक आप बोलते हैं ना, मार्केट कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है।
अब आप कभी कभी ये जी देखते सर। होंगे कि अभी इतना सारे ठंडी का मौसम चल रहा है, सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, सब्जियां महंगी है। एक उदाहरण जी देते ना, करंट का भी लहसुन इतना महंगा है कि लोग 600 रुपए किलो है, और एक समय था 4-5 साल पहले लोग, किसान लोग सड़क पे लहसुन फेंक रहे, टमाटर फेंक रहे थे। तो खाली उत्पादन करने से संबंधित नहीं है, सरकार को अगर उचित मूल्य देते हुए अगर उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखते हैं, कितनी पैदावार हो, कितने लोगों को देना, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं है, मैनेजमेंट का भी सवाल है। मैनेजमेंट मतलब सरकार है, उसकी पैदावार होने से, उसका जो जी स्टोर है सर। उसके भंडारण की बात है, कोल्ड स्टोरेज की बात है, कहाँ भेजना है उसकी बात है। बहुत सारी चीजें की जरूरत है, अभी केवल इतना कहने से नहीं होगा। किसान तो पैदावार करते हैं ना, फिर उनको लगता है कि हमारा पैदावार का मूल्य नहीं बेचता, सड़क पे फेंकते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जवाबदारी किसकी है? सरकार की है ना। और उसको अन्नदाता बोला जाता है किसान को। अगर रोज सब्जियां मार्केट में नहीं आएंगे तो आम जनता को कहाँ से काम मिलेगा? जी। इसलिए चीजें महंगी हो जाती है। जी। तो जैसे अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जो जी। दिक्कतें आई हैं उनकी बात की। सर अगर हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखें, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके से कृषि करवाने की जो जिम्मेदारी है या जो कदम उठाना होगा आगे बढ़कर, वो सरकार को उठाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आज आधुनिकता आई है कृषि में, या वही पुराने ढर्रे पर होती आ रही है? और दूसरा सवाल भी मैं इसमें ही जोड़ना चाहूंगी कि जो रासायनिक खादों का प्रयोग है, ये एक तरीके से हमारी मिट्टी को खराब करता है, एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो ये जो, अगर हम कह दें कि इसको उत्पादन बनाम पर्यावरण, इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ पर ठहरती है बात, कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए? या तो हम उत्पादन बढ़ा लें, या फिर पर्यावरण को नुकसान होने से बचा ले। तो दोनों में से किस तरीके से बैलेंस करें सर? नहीं देखिए, अब ऐसा है, आपका सवाल सही है, लेकिन एक दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हाइब्रिड एक शब्द है ना, हाइब्रिड, जी। हाइब्रिड एक ऐसे शब्द है कि पहले जो बीज होते थे, आजकल जो बीज है ना वो उस तरह के, उसमें जेनेटिक कॉन्स्पिरेसी है वर्ल्ड में, दुनिया में, देश में चल रहा है कि जो बीज है उसमें ही जेनेटिक रूप से उसको ऐसा कर दिया गया है कि जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं, किसानों को वो महंगे दाम में खरीदना पड़ता। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे मूंगफली बोना है आपको अपने खेत में, तो जो फसल होती थी मूंगफली, रेत के लोग गांव खेतों में वो पहले उसको दाने निकालते रहे, उसका बीज का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी जो गेहूं की फसलें, अन्य चीजें फसलें आ रही है, तो उसके जो बीज है ना उसका जेनेटिक ही खत्म कर रहे हैं उस लेवल पर। और दूसरा, ये तो आप जी। कह रहे हो बात सही है, रासायनिक से उत्पादन बड़ा सारी चीजें, वो एक कीटनाशक बचाने के लिए भी जरूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में करना चाहिए, उसका हेल्थ पर क्या साइड इफेक्ट है, ये एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर, साइंटिफिक रिसर्च का मसला है। और उसमें उतना अनुसंधान और उसमें हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सबसे ज्यादा तो अभी हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटल अभी जितने कम होना चाहिए, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, क्योंकि खान पान की वजह से, और खान पान तो यहीं से आ रहा है ना, जो पैदावार हो रही जमीन से आ रही, जो आपने सवाल किया है कि उर्वरा शक्ति कम हो रही है, तो इसलिए अभी लोगों का रुझान है कि जो जैविक खेती होना चाहिए, जो खासकर जहाँ पशुओं से जो गोबर अन्य चीजें मिलती है उसको, उसका खाद में प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक बहुत कम पैदा होना चाहिए, मतलब प्रयोग कम करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। जी। साइड इफेक्ट भी है उसका। यानी जी। जो हमने अभी चुनौतियों की बात की सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इनके समाधान के रूप में कौन सी बातें चाहेंगे कि वो लागू हो, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है कृषि के सेक्टर में, तो ये उससे थोड़ी कम होने की गुंजाइश बने। देखो, ये काम तो सरकार का है, जो बुनियादी ढांचा उपलब्ध हम्म। कराना, साइंटिफिक रिसर्च कराना, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान केंद्र भारत के अंदर है, जी जैसे सर। मेडिकल कॉलेजेस है वैसे एग्रीकल्चर कॉलेजेस है ना, जैसे इधर साइंटिस्ट है तो कृषि के वैज्ञानिक है, इन सारी चीजों पर वो उनके रिसर्च सेंटर, वो सारी चीजें चल रही है, लेकिन उस पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किसानों को सारी चीजें नहीं करते हुए, मुझे लगता है जागरूकता की कमी है। जागरूकता के साथ साथ जब उन चीजों को किसानों को कहने के लिए तो डाटा दिखा देते हैं मीडिया में कि हमने ये सब्सिडी दे दी, वो सब्सिडी दे दी, लेकिन हकीकत में ऊपर हर एक स्टेज पर उसका मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन करना, इवन उनका फसल बीमा से लेकर अब उनका पूरा नियोजन हो जाता है सारी चीजों का, तब तक वो सारी चीजें होगी। अभी क्या हो रहा है कि सरकार को जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है भारत का, जो फसल के मतलब जो खरीदने के बाद गोदामों में रखता है, भंडारण करता है,
अब वो उनके पास तो भंडारण क्षमता कम हो रही है, अडानी और अंबानी के पास जा रही है। तो वो अगर रखेगा और वो माल डिमांड और सप्लाई, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तो वो तो महंगा ही कर देगा ना। किसान तो पैदा करने वाले, माल चला गया, उन्होंने पैसा लाया मार्केट में खर्च कर दिया, और वो बोलेगा नहीं अब हम तो किसानों को इस रेट में माल बेचेंगे। उसने ना कमाई की, ना खेती में पैदावार की, ना कुछ नहीं किया, खाली ट्रेडिंग किया, माल में लाया, गमाया, 100-500 रुपए में खरीदा और बोलेगा मैं 1000 में बेचूंगा। मजबूरन पब्लिक को लेना पड़ेगा ना। इस पर भी नियंत्रण चाहिए, खाली जी हर एक स्टेज पर ही होने से नहीं होगा ना काम। तो ये कुल मिला के गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, भंडारण से इससे ज्यादा क्षमता नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह के अभी आपने देखा ना, मॉल्स खुल रहे हैं और उसके पास कैपेसिटी दी है कि वो इतना रख सकते हैं। तो ये जो फूड इंस्पेक्टर हुआ करते थे, इनको भी जो पावर कम कर दिए, बहुत सारी बातें इंटरकनेक्टिंग है एक दूसरे से। जी सर। यानी कि चुनौतियों से लड़ने के लिए सबसे पहले जागरूकता, और उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, यानी कि जो एक डिमांड और सप्लाई का जो चेन बना हुआ नेचुरल, उसको छेड़खानी करके किसान या फिर हम कहें कि साधारण जनता के विपक्ष में उसको ले जाती हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जी। जिनके लिए सरकार कदम उठा सकती है। तो कृषि से जुड़ी हुई हमने बात की सर। इसी जो हमने आर्टिकल 48 की इतनी चर्चा की, उसमें ही एक और भाग जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। तो सर ये वन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित बात है, तो इसके बारे में भी सरकार ने क्या कदम उठाए, और आखिर ये एक्चुअली था क्या, कब जोड़ा गया इसको, इसके बारे में सर आपसे जानेंगे। अनुच्छेद 48 ये जो है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को में इसमें जोड़ा गया है। अब जैसे हम कृषि की बात की, कृषि के साथ साथ क्या होता है कि पर्यावरण है, इन्वायरमेंट बोलते हैं कि भाई हवा स्वच्छ होनी चाहिए, साथ में जंगल में रहने वाले जो वन्य जीव है उनको संरक्षण करना चाहिए। एवं प्राकृतिक जो संसाधन है, जिसको हम लोग जंगलों में बोलते हैं ना, जल जंगल जमीन और उसमें वन संपदाएं होती है, उनको संरक्षित करना चाहिए। अब होता क्या है कि अभी एग्जाम्पल के लिए कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, बढ़ती जनसंख्या है, साथ में शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के साथ में क्या होता है, आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, जंगलों की कटाई होती है, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और फिर क्या होता है, कॉलोनियां बनती है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कृषि की उपयोगिता वाली जमीन कम होकर उसमें कि सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े हो रहे हैं। साथ में जो जितना वो चाहिए ऊर्जा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा पर्यावरण संसाधनों के लिए, कि मतलब कोयला वगैरह निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, तो वो सारे विकास के काम में लगता है। तो इसकी वजह से विकास भी आवश्यक है, लेकिन बना पर्यावरण का मुद्दा भी आप लोग देखते हैं कि उसमें कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो पर्यावरणवादी जो लोग है ना, उसको वो अपोजिट करते हैं। तो संकट क्या निर्माण से हो सकते हैं कि भाई वनों की कटाई होती है, कटाई होती, फिर उसमें जो नेचुरल जीव होता है, जैविक विविधता हम जिसको बोल सकते हैं, इसकी एक चुनौती आ जाती है सामने। फिर आप देखते हैं ना, अभी कभी भी बारिश होती है, कभी भी गर्मी पड़ती है, जलवायु परिवर्तन की बात आती है। साथ साथ में अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि किसानों के साथ क्या होती है, नेचुरल आपदाएं आती, प्राकृतिक आपदाएं आती कि एकदम कभी ओले बरस जाते, कभी एकदम से बाढ़ आ जाती है, कभी एकदम से धूप आती है। ये इनबैलेंस होता है, प्रकृति में इनबैलेंस पैदा होता है इसमें। इसलिए पर्यावरणवादी का उनका कहना है कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उतनी जरूरत है जितनी, एक कहावत है ना, आटे में नमक मिलाओ नहीं तो वो खारा हो जाएगा। एक साथ सिंपल भाषा, देहाती भाषा में समझाने वाली बात है। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो आप देखते हैं कि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध और विकासकरण हो रहा है, तो पहाड़ धस रहे, फिर कभी भी वहां उस तरह के आ रही, तो ये चीजें होती है, इनबैलेंस होता है कुल मिला के नेचर से। जी। जी। और जैसे कि आप, इसलिए उसे पर्यावरण का मुद्दा शामिल किया। जी सर, मुद्दा तो शामिल किया गया है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कानून तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मतलब रहता है कि आपको जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे उतना ही आपको भुगतान करना पड़ेगा, या फिर उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके की नीतियां तो बनाई जाती है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हम देखने को मिलता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रहते हैं उनके लिए भारी संख्या में जो पेड़ रहते हैं उनकी कटाई की अनुमति दे देते हैं। यानी कि एक तरफ हम पर्यावरण को, क्योंकि आज जो समय है पर्यावरण बहुत ज्यादा खतरे में आ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत तेजी से हो रही है, तो उसके देखते हुए भी ये जो प्रोजेक्ट जो रहते हैं इनको
अनुमति दे देना या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, उसको नजरअंदाज करना। तो ये जो है नीतियों की कमी है या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है सर? नहीं नहीं, सरकार की नीतियों की कमी कह सकते हैं। सरकार उद्योगपति के इशारे पे चलती है और वो उनकी मनमानी करती है, लेकिन इस तरह का हम कह सकते हैं। लेकिन अभी इसके लिए कानून भी पारित किए हैं सरकारों ने। और एक वो पहले बोले ना, हरित क्रांति, एक नारा चला था कि देश का हरित क्रांति। और दूसरा भी अब इससे जुड़ा हुआ चीज है कि आपने नाम सुना हुआ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट जी के जी। इक्विवेलेंट भी एक कोर्ट है, पर्यावरण से संबंधित है। केवल पर्यावरण ही नहीं है, मतलब रेत के खदाने, गिट्टी की खदाने, जो खनिज संपदा है, या आपने कहा वन की कटाई है, को से करना नहीं चाहिए। इवन अभी जहाँ नेचुरल रिसोर्सेस है, नहरें निकलती है, नदियां निकलती है, नाले निकलते हैं, कितने क्षेत्र के अंदर वहाँ वो प्रोजेक्ट आप जी वो नहीं कर सकते, मकान का निर्माण नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारे जो मैटर इस तरह की मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको देखता है। और जो फिर इसके मंजूरी के बगैर, मतलब अभी कोई भी मकान और उस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, और वो अभी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है इस तरह के मामलों में। तो ये मुझे लगता है कि ये कानून का इस तरह का डंडा एनजीटी का चलेगा तो बहुत सारी चीजों प्रोजेक्ट में, और वो जो सारी रुकावट आएगी, नदी का कटाव है, वो सारा मतलब जी। इनका ऑब्जेक्टिव वही है कि इसको प्रोटेक्ट करे। और नहीं करते तो भयंकर उनको पेनल्टी लगाए, और ताकि वो साजिश मतलब वो उसका हिस्सा ना हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी बिल्डर हो। उनके पास तो जी। पूरा फुल रेट है, इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट है, और उस तरह की उनका काम ही है सब है। जो भी नदी नाले है, पेड़ पौधे हैं, सारी चीजें हैं। क्योंकि मैंने भी एक मुकदमा इसी तरह का लगाया था एनजीटी में, तो मुझे पता है सारी चीजें होती है। जी यानी सख्ती से जो कानून है उसको लागू करने की आवश्यकता है। और एक बाधा ये भी आती है सर कि अ, जो कागज पर कुछ चीजें दर्शा दी जाती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है। तो इस वजह से भी कानून से तो इंसान बच जाता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में मुझे लगता है कि ये हो सकती है। अ, बाकी नहीं, पर्यावरण के इसमें नहीं संरक्षण नहीं, के। इसमें एक्चुअली होता क्या है हकीकत में, जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ना, क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसियां है, अभी एनजीटी का उदाहरण दिया तो एक प्रकार की कोर्ट है। कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर कर दिया, जी लेकिन फील्ड में कौन होते हैं? फील्ड में तो खनिज अधिकारी बैठे हैं या उनके ऑफिसर्स बैठे हैं, इधर माफिया बैठा हुआ है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे ना, कि वो वहां से रेत लेके जा रहे थे, कोई तहसीलदार उस बीच में उसके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, कोई प्रशासनिक अधिकारी को भी उनकी हाथापाई हो गई, या कहीं मिली भगत होती है, उनको लालच दे के कुछ किया जाता है, कई सांसद मंत्री भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी बहुत सारी ये जो चीजें हैं, अगर आप भोपाल अगर कई कई चीजों की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा ठेके तो इन्हीं के पास होते हैं। खनिज संपदा के ठेके इनके पास होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां इनकी चलती है, डंपर इनके चलते हैं। मंत्रियों के डंपर चलते हैं ना, उनको कौन रोकेगा? पुलिस। ये सरकार खुद ही इसमें इन्वॉल्व है सारी चीजों में, दोहन करने में संसाधनों का। कई उदाहरण है इसमें। जी अभी जितनी भी ये चर्चा थी ये एक तरीके से पर्यावरण से रिलेटेड ही थी, क्योंकि इसमें कृषि का मुद्दा भी शामिल था और पर्यावरण का भी मुद्दा शामिल था। अब हम जी बात करेंगे सर हमारे अगले डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 49 है, और उसमें राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक है, जो स्थान है, कुछ चीजें जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में रहती है, उनका अपमान नहीं करने दिया जाता है और उनका संरक्षण करने की बात की जाती है। तो इसके संबंध में सर कुछ कानून भी होंगे, तो उनके बारे में भी आपसे जानेंगे। और क्या होता है अगर कोई उनका उल्लंघन करता है सर? देखिए, राष्ट्रीय महत्व के जो बहुत सारे, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, हम्म। इसके अलावा अशोक सम्राट, अशोक वाला जो चिन्ह है, ये तो एक संविधान में दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्मारक है, सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उसको संरक्षण करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ साथ में यूनाइटेड नेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को के द्वारा काफी जो चीजें हैं, जो उसको हम लोग बोलते हैं ना, ये केवल विरासत किसी भी देश में पाई जाती है या किसी राज्य में है, वो उसकी अपने राज्य की या उस देश की विरासत नहीं है, वो दुनिया की विरासत है ना, जिसको हम बोलते हैं सेवन वंडर से अन्य जो चीजें हमको मिलती है। तो उस तरह से आप देखेंगे होंगे, ऐसे बहुत सारे आप बौद्धकालीन अवशेषों को देख सकते हैं, बीच में मौर्यकालीन इतिहास अवशेषों को देख सकते हैं।
या स्मारक के रूप में देख, नालंदा विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों की बात करें, आपके उज्जैन के महाकाल की बात करें, या बहुत सारे ऐसा हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसको लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके अंग्रेजों के समय से वो संस्था चल रही है, जिसको भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग बोलते, एएसआई बोलते, आर्कोलॉजिकल जी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, और स्टेट स्टेट आर्कोलॉजिकल विभाग है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, और वो सारी जो चीजें हैं, एएसआई मैंने बताया भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का जी काम है, ये वो राज्यों के पुरातत्व विभाग है। तो उस साथ साथ में क्या होता है कि उनके स्मारकों का मरम्मत करना, उनकी बहाली करना, और धरातलों जी की साफ सफाई और सारी जो चीजें करना, तो ये क्योंकि ये किसी एक हम लोग जैसे अभी जन्म लिए हैं, और एक लाइफ लिमिटेड होता है ना, 60 70 80 साल में इंसान चला जाता है, और ये धरोहर होती है, हजारों साल की धरोहर है। जी मतलब बुद्धा का काल या उसके पहले का काल देखो, मोहनजोड़ हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये जी सभ्यताएं यहीं से मिलती है, और यहीं से इतिहास की जड़ें मिलती है, और आगे उनको भविष्य की रणनीति और भविष्य का जो पीढ़ी के लिए ट्रांसफर होती है, तो इसका बहुत अमूल्य होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, अमूल्य धरोहर है जी। और इसमें जो भी राजा महाराजे हुए, उनके समय में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ उस समय पत्थरों पे लिख कर रखा, तामपत्र में लिख कर रखा, उस समय लिपि में लिख कर रखा, तो वो चीजें एविडेंस होता है, जी आर्कोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं उसको। ठीक। तो आपने इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बताया सर। लेकिन एक चीज है कि राष्ट्रीय महत्व की जो ये चीजें हैं, क्या इनको पहले से ही एक सूचीबद्ध कर लिया जाता है कि किस चीज को इस श्रेणी में रखा जाएगा और किसको नहीं? नहीं नहीं, देखिए इसके गाइडलाइन है। पहले तो अंग्रेज इस देश में आए ना, तब जाके ये चीजें अभी सामने आई। जी उसके पहले तो जो ब्राह्मण इस देश के थे, उन्होंने तो बोला कि खाली जो उनकी वैदिक सभ्यताएं, वो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। लेकिन जब बुद्धा का काल था, सम्राट अशोक का काल था, उस समय बुद्धिज्म अन्य देशों में फैला, और वहाँ के लिटरेचर उसके आधार पर ये हुआ कि भारत में ये चीजें पाई गई। अगर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए हैं, इतिहास में है, और दुनिया में लेखों ने पढ़ा, तो फिर वो सवाल होता है ना कि वो धरती निकल गई, आसमान खा गया, तो कहीं नहीं धरती के नीचे है ना। तो उस समय के वैज्ञानिक जब 1922 और सारे 1918 के आसपास अपने साथ साथ काम करते इंजीनियर से लोग, अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह का नाम सुना होगा, ये लोग आए और उनके साथ वाले लोग आए, और उन्होंने खुदाई चालू की, जगह जगह वो यात्रा का वर्णन मिलता है। मैं इस बैकग्राउंड में इसलिए जाना पड़ेगा कि क्योंकि इतिहास तो इन्होंने खो खो दिया था, फिर चीनी यात्री आते हैं, चीनी यात्री वैनसांग आया, सिंह आए, फिर उनके उन्होंने किताब में लिखा यहाँ यहाँ गए, यहाँ चीजें, तब जाके आपको नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय की उस पॉइंट पे उन्होंने की खोज की, और उनका अमूल्य योगदान है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग और सारा नोटिफिक उन्होंने किया, और वो सारी आज आप म्यूजियम में जाएंगे, दिल्ली म्यूजियम में जाएंगे, मथुरा के म्यूजियम में जाएंगे, पटना के म्यूजियम में जाएंगे, या सम्राट अशोक का पिलर है, इवन भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें नोटों पे बोलते हैं ना, सिंह टाइगर, ये सब वो धरोहर है हमारी, इसी से संबंधित चीजें है जी। अ, तो राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक होते हैं, स्थान होते हैं, या जो भी हमारे हम एक तरीके से कह सकते हैं वो हमारा गौरव है। तो जो जितने भी गौरवशाली इतिहास नागरिक जुड़ा हैं हुआ है हम सर, लोग का। जी सर, तो नागरिकों को तो सम्मान करना ही चाहिए। ये केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि हम उनका, क्योंकि हम जब हमने कर्तव्य की बात करें तो उसमें भी हमें यही देखने को मिलता है कि हमें इन चीजों का सम्मान करना चाहिए। पहला ही वाक्य उसका ये रहता है। नहीं, इसका सबसे बड़ा योगदान जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, यूनेस्को, जो यूनेस्को का नाम सुना होगा आपने, यूनेस्को, यूनेस्को। यूनेस्को ही दुनिया में धरती पर, धरती की बात हो या अब यहाँ बाउंड्री नहीं है आपकी, इंडिया पाकिस्तान या अमेरिका, यहाँ ये बात नहीं होती, यहाँ यूनेस्को हो गया, मतलब जहाँ धरती पर इस तरह की जो विरासतें है, वो दुनिया का कब्जा है उसमें। ये नहीं कह सकते कि ये उज्जैन में कुछ पाया गया है या मध्य प्रदेश के जी सांची में कुछ है तो वो मध्य प्रदेश का इतिहास है, वो दुनिया की विरासत हो जाती है, और वो दुनिया की विरासत में कोई छेड़खान करेगा तो वो फिर इंटरनेशनल लॉ और सारी जो चीजें होती है वो सारी उसमें आ जाती है। ये वाली बात है, इसलिए काफी जो मदद है, और वो अगर कोई उसको खत्म करता है या अन्य करता है, तो वो उस देश की मतलब गरिमा और अन्य जो चीजें हैं उनकी थूथू होती है, कहने का मतलब उसकी किरकिरी होती है दुनिया के सामने, उसको नीचे झुकना पड़ता है। जी। हम्म। अ, अब सर हम अगले चरण में जाएं तो ये जो अगला आर्टिकल हमारा है, मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि
जो हमारे सरकार का जो ढांचा है, या हम कहें लोकतांत्रिक जिस तरीके से हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, उसमें एक बुनियाद की तरह काम करता है। तो आर्टिकल 50 की सर मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसके बारे में समझाएं कि ये इस तरीके की बात कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करना ये क्यों आवश्यक है और किस रूप में हमें देखने को मिलता है, और क्या सचमुच पृथक्करण दिखाई पड़ता है या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल, हमने पहले पूर्व के एपिसोड में जब हम लोग बात कर रहे थे खास करके प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तब उसमें बताया हमने चर्चा की थी, शॉर्टकट में चर्चा की थी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग अलग संविधान में इसको मान्यता दी है। जी तो आप इसको मोटी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है ना, एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, यानी संसद के पास है। और उसको जी सर। कार्यपालिका यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप बोलते हैं, आईएएस आईपीएस, जो प्रशासन होता है ना, तो प्रशासन उसको लागू करता है। अब प्रशासन लागू करता है, अब एक कानून बना, अब प्रशासन ने उसको लागू किया। अब न्यायपालिका सेपरेशन क्यों है कि उसमें एक विभाग हो जाएगा ना, शासन का एक विभाग हो जाएगा। जुडिशरी एक विभाग नहीं है, उसको स्पेशल पावर दिए हैं कि स्पेशल पावर आपने डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल या फंडामेंटल राइट्स में देखा जी कि संसद कोई ऐसा कानून पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकार के उसको इंक्रोचमेंट करता है ना, उसका अतिक्रमण करता है। ऐसा भी कानून पारित नहीं कर सकती है जिसमें कि जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या फिर वो संविधान के जो सारे आर्टिकल्स हैं उसके विरोध में जाता है, उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। तो उसके जो न्यायपालिका के पास उसको समीक्षा करने का राइट सबसे बड़ा है, उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार है। जो संसद ने जी पास किया है कानून, उसकी समीक्षा जी करने का राइट है। तो वो ये कह सकता है कि ये आर्टिकल का उल्लंघन करता है, इसलिए संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के आर्टिकल के सम्मत नहीं है, इसलिए इसको कानून इलीगल है, वो घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जी पास सर। पावर है, चाहे संसद का कोई भी कानून है। एक तो ये बात है, जी इसलिए उसका पृथक्करण सब जरूरी है। अब बात आती है जी दूसरी, कभी कभी कोई भी पार्ट, कोई भी अंग जी क्या हो सकता है कि अपने अधिकार क्षेत्रों में न रहते इंक्रोचमेंट करता है, एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर हस्तक्षेप कर सकता है, ये कह सकते हैं। तो वो ये होता है, कभी कभी न्यायपालिका भी अपने आप को सुप्रीम समझने लगती है, सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वो अपने आप को सुप्रीम करके वो कानून निर्माण करने का काम करती है। कोई जजमेंट ऐसा होता है जो जी भारत में लागू होता है, तो लागू होता है तो कोई ऐसे जजमेंट होती है जो संसद ने कानून बनाया और जो जनता के हित में भी है और जनता उसको चाहती भी है, लेकिन वो उसमें ईगो बोलो या कुछ अन्य चीजें बोल के वो ऐसे जजेस ने पास कर दिया, तो उसको क्या करता है, कई बार संसद ने या पार्लियामेंट के अंदर उन कानूनों को संसद बुलाकर उस कानून को रद्द किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट पास किए तो उन्होंने उस कानून को रद्द कर दिया, नल एंड वाइट कर दिया उस जजमेंट को। ये भी एक चीजें हमने को जी देखा। साथ साथ कुछ जजों ने अपनी अपने बहुत ज्यादा वो कर दी, मतलब जैसे होता है ना, ये अभी इससे बड़ा कोई नहीं है, तो भी अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर गलत किया तो महाअभियोग लगाने का जो कानून है ना, नाम सुना होगा आपने, महाअभियोग जो चलाया जाता है न्यायाधीशों के ऊपर चलाया जाता है, खासकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर महाअभियोग लगाया जाता है, ये संसद के अंदर होता है, उसको कटघरे में खड़ा करके सवाल जवाब किया जाता है। ये एक चीज है, इसलिए सेपरेशन है। मतलब सिंपल एक लाइन का अगर जवाब दिया जाए तो बैलेंसिंग ऑफ पावर सिस्टम को संतुलित बनाए रखने के लिए आप अपने क्षेत्रों में अपना कार्य करें, कोई इंटरफेयर न करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मनमानी करने दे। संसद भी मनमानी नहीं कर सकता, न्यायपालिका मनमानी नहीं कर सकती, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए बैलेंसिंग पावर भारतीय संविधान में रखा है, ये बहुत जरूरी है, ताकि एक दूसरा को अपने अहंकार में आके, अपने ईगो में आके और मैं ही सार्वभौम हूं ऐसा ना कहे। इसलिए बैलेंसिंग ऑफ पावर है संविधान का। जी जी सर, बैलेंस ऑफ पावर वैसे भी हमारे संविधान का एक तरीके से मूल ढांचा है, और उसको तो लागू करना ही चाहिए। और जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की आपने बात कही, तो उसमें एक बात ये शामिल थी कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, और न्यायपालिका है वो कानून बनाने की प्रक्रिया खुद से शुरू करके खुद कानून ना बनाने लग जाए। तो राइट। ये एक जी, तो ये आपके जो वक्तव्य से हमें जानने को मिला कि इस वजह से इस आर्टिकल को डीपीएसपीज में शामिल किया गया।
लेकिन सर जी डीपीएसपी की तरीके से हम बात करते हैं, ये एक तरीके से इन्फोर्सेबल नहीं है। तो हम इसको देखें तो ये डीपीएसपी की जो बात है, इसको चाहे लागू करे सरकार या ना करे, तो हम जानना चाहेंगे कि ये बात हमारे देश पर लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि कहीं वो एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण आज अगर देखें तो उसको रोक पा रही है सरकार, या रोकना चाहती है या नहीं सर? किस रूप में ये आज इसमें स्थापित है? मैंने हम इसमें अगर बात करेंगे तो ये बात चालू होती है कि बाधाएं क्या आती है। मान के चलो अभी संघ आपने संघ लोक सेवा आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस की अपॉइंटमेंट जी होते हैं। मतलब राष्ट्रीय लेवल का अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। मध्य प्रदेश कोई भी राज्यों के लिए अपना राज्य मतलब आयोग है बना हुआ कि ताकि प्रशासनिक अधिकारी स्किल वो होना चाहिए। अभी आपने बिहार जी का भी एक उदाहरण चल ही रहा हो कि वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह की नहीं है। तो ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप करते तो ये उनकी अपॉइंटमेंट और प्रशासनिक के लिए ये कभी इनका बड़ा में बाधाएं आती है। तो दूसरा सेपरेशन ये भी होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बोझ पड़ता है तो वो आपको सेपरेशन होना चाहिए। संसाधनों की बात है, नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, जागरूकता की कमी है। जी लेकिन सवाल ये सब चीजें कभी कभी अच्छी होने के बावजूद भी ईमानदार लोगों की कमी है। ईमानदार लोग अगर उस चीजों में बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अभी चुनाव आयोग की फॉर एग्जाम्पल सारी मांग हो रही कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सबको डराता जी है। लेकिन लोग बोलते ईवीएम नहीं हटा हटा देना चाहिए बैलेट पेपर, लेकिन वो पड़ा हुआ है। तो उदाहरण के लिए ये चुनाव आयोग ही जब बिका हुआ रहेगा और वो उन्होंने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करा रहेगा तो वो न्याय कहाँ से मिलेगा आम जनता? तो ऐसी बहुत सारे ईमानदार लोग अगर बैठेंगे। एक उदाहरण था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, टीएन शेषन का नाम बड़ा लेते लोग। उस समय टीएन जी शेषन हुआ करते थे तो वो इतना स्ट्रिक्ट थे कि वो ट्रांसपेरेंसी चुनाव कराते थे। ऐसे जी लोगों की जरूरत है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है अगर वो चीजें सही कानून का, संविधान के आर्टिकल का उसका पालन किए रहे तो भी ये चीजें है। जी लेकिन ये मंशा क्या होगी? ये तो क्या हुआ जो बैठे हुए हैं ना यहाँ मूल निवासी बहुजन समाज, जो एसएसटी ओबीसी और माइनॉरिटी 100 में 90-85% है, उनको दबाने के लिए ही काम कर रहे हैं शासन। अब शासन ये एट्रोसिटी कर रही है। अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, उनको वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं वो लोग? वो तो यही मांग कर रहे हैं ना कि ये जो चीजें कमी है सारी चीज इसको दूर किया जाए। अब ये क्या हो रहा है कि पेपर लीक करने की बात होती है। ये कोई एक राज्य की बात नहीं, उसके लिए अब दिल्ली में भी मूवमेंट हो रहा है। ये ताजा उदाहरण इसलिए लेने पड़ेंगे कि ये न्याय काम ये और उनको लाठी बरसा रहे हैं आप। तो ये गलत चीज है ना। ये स्टेट एट्रोसिटी बोलते हैं इसको। जानबूझ के प्रशासन और शासन ही नहीं चाहता कि ऐसा सारी भागीदारी बढ़े आम जनता की। कुछ मुट्ठी भर लोगों का शासन हो, कुछ मुट्ठी भर जो माफिया है, एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, उनका साथ चीजें रहे और करोड़ों रुपए अरबों रुपए हो, यही हो रहा है। इसको सुधारने की जरूरत है जी। आम जनता मतलब सड़कों सर पर आएगी तभी सुधरेगा जी। मेरा प्रश्न आपसे यही होने वाला था कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं शासन चाहता ही नहीं है कि इस प्रकार से चीजें स्थापित जी हो सही तरीके से, तो इसको कौन सही कर सकता है? किसकी भूमिका इसमें हो सकती है? और कैसे ये चीजें जो है एक तरीके से सही रूप में स्थापित हो पाएंगी सर? कौन कर सकता है? लोकतंत्र में जनता को ही सबसे बड़ा अधिकार है और जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से चुनता। मैंने अभी ईवीएम का उदाहरण दिया। जब वोट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा तो वैल्यू जीरो होने से कारण क्या होगा कि वैल्यू जीरो होने से क्या होगा कि वो लोग तो वोट की कीमत ही नहीं, अपने जिनको वो चुनकर भेजना चाहते हैं वो चुन के जा नहीं सकते। और जो जिनको चुनकर नहीं भेजना जी चाहते वो आके उनके लिए कानून बना रहे हैं। तो ये जो चुनाव सुधारों से संबंधित मुद्दा है, जागरूकता से संबंधित मुद्दा है, और ये जो प्रणाली है इसको सुधारने की जब आम जनता ही उठेगी तब। ये तो चाहते नहीं ना कि ये सारे सच्चे प्रतिनिधि चुन के जाए पार्लियामेंट में, जनहित में कानून बनाए, लोगों के हित में कानून बनाए। जी वो भारत को बोलते थे ना सम्राट अशोक, सोने की चिड़िया कहा जाता, आजकल कहाँ है सोने की चिड़िया, कहाँ पहुंच जाए। जी संसाधनों में है, लोगों में है, लोग चाहते हैं, लेकिन इनकी नियत साफ नहीं है। यहाँ मनोवादी ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है देश के अंदर। एक अकेला इंसान, आपने अभी नाम सुना होगा ना, क्या नाम है वो, इलन मस्क। देखो कितना साइंटिफिक रिसर्च पे कितना पैसा खर्च करता है, कितनी सारी चीजें करता है, अरे नई चीजें देता दुनिया सबको लिए, बड़ा बड़ा वो काम करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो जाति पाति धर्म से उठकर देश दुनिया के लिए अपनी ऐसा योगदान देते हैं जो उनको पीढ़ियां याद रखती है।
तो ये गुण इनके अंदर नहीं आ सकता, ब्राह्मणों के अंदर ये नहीं आ सकता। ये हजारों साल से वैसे ही है, ये तो जहां भी जाएंगे वो गंदगी फैलाएंगे, ये तो मान के चलो, क्योंकि उनका डीएनए में वैसा है। उनका डीएनए ही R1A1 है। और सारे जो मूल निवासी का डीएनए है उनका MnL3 है। ये साइंटिफिक दुनिया के 150 साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया। तो अब ये लड़ाई चालू हो गई देश के अंदर, मूल निवासी वर्सेस विदेशी। बस यही उपाय है। और जनता सड़कों पे उतरेगी, अपने हाथ में लेगी, तो ये सारी जो चीजें सामने आएगी। जन आंदोलन ही इसका विकल्प है कुल मिला के। सारा सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, सबको उन्होंने फेल कर दिया। संवैधानिक संस्थाओं को फेल कर दिया, चुनाव आयोग को फेल कर दिया, जुडिशरी को फेल कर दिया, जितनी भी कैग रिपोर्ट वाली उनको फेल कर दिया। अब आप प्रोटेक्शन करना चाहते तो उन पर लाठियां बरसाते, वो जो एजुटेशन का राइट था उसको फेल कर दिया। लेकिन हजारों करोड़ों लोगों को तो मार नहीं सकते ना। तो इसीलिए वही एक विकल्प रहेगा। और जन आंदोलनों से ही दुनिया में रिवॉल्यूशन हो, चाहे फ्रांस की क्रांति ले लो या अन्य जो रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये एक विकल्प है, अल्टीमेटली विकल्प। बिल्कुल। अल्टीमेट विकल्प जन आंदोलन बताया सर जी। अब हम अंतिम जो हमारा जी नीति निदेशक तत्व है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी किस रूप में होगी उसको बताता है। तो आर्टिकल 51, जी। सर क्या है आर्टिकल 51 में? आर्टिकल 51 में आप देखेंगे तो उसमें क्या रहता है कि आपका अभी हमने जो बात की ना, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस वगैरह की बात की, और नीतीश तत्व की आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, या सीरिया जैसे होना चाहिए, जैसे खासकर गल्फ कंट्री में आप देखते हैं कि लड़ाई चल रही, गोला बारूद खरीद रहे, सारी चीजें हैं। यानी कि सम्मानजनक राष्ट्रों के साथ संबंध होना चाहिए। सीमा विवाद की जो बातें आती है उसकी आपसी समझौते पर सुलह करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटीज होती है ना, यूनाइटेड नेशन में संधियां होती है, जी कानून होता है, उसका पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में इसी इसी रेफरेंस में मानवाधिकार आयोग की गठन है, राष्ट्रीय नेशनल अपना जो जी कमीशन जी। है ना, मानवाधिकार आयोग है, इसके कारण। जी जी। और समय समय पर क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र उनका जो मिशन यूनाइटेड नेशन जो कानून पास करता है, और उसमें जो देश सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उससे बंधे होते हैं। तो क्या होता है कि अभी जी क्या परमाणु निरस्त्रीकरण है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में लड़ाई हुई, तो जहाँ हजारों मतलब कई वर्षों से वो चीजें वहां हो नहीं पा रही है। ये कुछ इंटरनेशनल मसले होते हैं, साथ में आतंकवाद है, इसके जी लड़ना, मानवता की सहायता करना, सीमा विवाद, साथ में साइबर क्राइम वगैरह होता है, इसके रिलेटेड बातें। तो ये पूरा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड सारी जो बातें हैं, शांति बनाए रखना, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार को बढ़ावा देना, लेन देन बढ़ाना, ये सारी चीजें निश्चित करना। क्योंकि कोई अच्छी टेक्नोलॉजी किसी देश से आप मंगाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी देश की जो हम मंगाएंगे, तो वहां से तो आपको सब ट्रीटी और सब करना पड़ेगा ना, आयात निर्यात करना पड़ेगा। आपके देश में तो इतने जी। साइंटिस्ट है नहीं कि वो कोई तो अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित करे और कोई डेवलपमेंट करे, तो वो वहां से है तो आपको स्वाभाविक है वो टेक्नोलॉजी आयात करनी पड़ेगी। इसलिए सब सारी चीजें जरूरी है। जी अ, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए भारत प्रयास करेगा। जी तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में जब वर्ल्ड में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कभी कभी इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी कर दिया जाता है। हम देखते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इधर इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, और दुनिया के बहुत सारे देश अस्थिर हैं। और ऐसे में हम बात करते हैं, जो इंडिया है वो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ उसे हम कहते हैं, क्योंकि इंडिया वो भूमिका निभाना चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी एक तरीके से लीड भारत ले। और इसके लिए भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता ही है, और अंतरराष्ट्रीय मर भी दोनों पक्षों के साथ बातचीत करने में और दोनों पक्षों की संधि कराने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। तो सर आज हम किस स्थिति में हैं ये जो युद्ध हो रहे हैं इनको रुकवाने में? क्योंकि शांति और सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तभी आएगी जब ये युद्ध ना हो और शांति की स्थिति बनी रहे। तो सर इस बारे में आपसे थोड़ा जानेंगे। देखिए, ये जो मसला है ये सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से जहां इनको लगता करते हैं, लेकिन इनका भी यूनाइटेड नेशन के जितनी संधियां है, जहां जहां संधियों में हस्ताक्षर किए बंधे होते हैं। तो भारत ने ऐसी कई बार पहल करना चाहिए, लेकिन पिछला जो इतिहास है, अगर आप देखोगे, इंदिरा गांधी के समय का इतिहास देखोगे, या जो
बाद में राजीव गांधी, बहुत पुरानी बात है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग तो, ये चाहते हैं कि वो वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन भूमिका उस ढंग से करना चाहते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी सामने नहीं आया। खाली आपको उस समय मिलेगा कि भारत ने ये सहायता की। छोटे देशों पर दबाव बनाते, बड़े को तो आंख नहीं दिखा सकते ना। अगर मैं कड़वी बात बोलूं तो चाइना के कब्जे में जितनी जमीन है ना, ये पाकिस्तान को आंख दिखा सकते हैं, चाइना को आंख नहीं दिखा सकते। तो वो वाली बातें हैं। तो ये इनकी वो सब जो बातें हैं, ये सैनिकों को मरवा सकते हैं। अभी पिछली बार जो कितने सैनिक को मारे, उसमें राजनीति करने वाले लोग हैं, तो इनके बारे में क्या कहा जाए। सब तो यूट्यूब, सोशल मीडिया में सारी सच्चाई उजागर होती रहती है। और हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग तो उनका अंधाभक्त बना हुआ है, लेकिन सच्चाई, ये तो सेना के ऊपर वो करके अपने चुनाव वोट को जितना चाहते हैं, दंगे करके चुनाव वोट को जितना चाहते हैं। ये मतलब ये इसी तरह की पॉलिसी है, और वहां जाके बोलेंगे कि हम इसका समर्थन करेंगे, ये केवल ढिंढोरा पीटते हैं। हकीकत में वो चीजें नहीं है। अब जो कुछ अच्छाई है जो दिख रही है आपको, वो तो मजबूरी में है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बने हुए हैं, कंट्रीज उसमें हस्ताक्षर करती है, तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि उसमें भी उस पार्ट को लगना है, व्यापार करना है, आयात निर्यात करना है। और तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानना एक जवाबदारी है और वो कर्तव्य है इनका। इसलिए वो सारी थोड़ी शांति बने मतलब मिलती है, ऐसा लगता है जी। लेकिन वो इंटरनेशनल इस पर वो फेल्यूर है। हम नहीं कह सकते कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल्यूर है जी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 51 है, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे राज्य को, यानी भारत जो है उसको ये भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वो निभा नहीं पा रहा है, दूसरे शब्दों में। वो हमारे देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है। अभी क्या बोलता है, उदाहरण के लिए अभी जो सीए है ना, वो कानून है बांग्लादेश में, वो क्या बोले, वहां के देशों को लोग हम बढ़ावा देंगे इसलिए हम ऐसा कानून ला रहे हैं, और यहाँ के देशों को बोलेंगे आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये मतलब दोहरी पॉलिसी है, लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि सही क्या है गलत क्या है। पहली बात तो हमारे देश के साथ लोगों को, इंसान तो माने, पहले न्याय करे, उसके बाद इंटरनेशनल पे करे। लोग तो अपने आप देख ही रहे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कौन देश क्या कर रहा है। इवन भारत सरकार के खिलाफ जो कानून पास करती है, जो विदेशों के पार्लियामेंट के अंदर, लंदन की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर, केन्या की पार्लियामेंट के अंदर थू थू होती है कि ऐसा ऐसा मोदी सरकार ऐसी ऐसी कर रही है, यहाँ की जनता के साथ गड़बड़ी कर रही है। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात होनी चाहिए। आप सड़क पर हो तो अलग बात है, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर विदेशों के हो रहा है, कानून पास हो रहा है। अभी अमेरिका में वो कानून पास हो गया कि वो जो ब्राह्मण आपको श्रेष्ठ मानते हैं, वो अमेरिका में वो श्रेष्ठ वाली पदवी इनसे हटा दी गई। क्या भारत के पास ये जज्बा है कि इनको ये जो पदवी संविधान के अंदर खत्म की है ना, जो पद की गरिमा वाली जो बात है, मैं ब्राह्मण ये इतना रिजोल्यूशन पास नहीं कर पा रहे। जनता देख रही है सारी बातें क्या हकीकत है जी। लेकिन सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हम कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही प्रश्न मैं आपसे करूंगी ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैंने इसलिए कहा कि वहां पर भी ब्राह्मण घुसे हुए हैं, वो अमेरिका में, और वहां पर वो भी वहां जाके ये बोल रहे, जैसे भारत में बोले हम श्रेष्ठ हैं, तो वहां के पार्लियामेंट को वो बोलना पड़ा कि ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, या इंसान इंसान बराबर है, इंसान में ऊंच नीच नहीं हो सकता। गरिमा वाली बात है, डिग्निटी वाली बात अ, जैसे कि सर, मैंने अभी युद्धों की बात की थी कि जो युद्ध चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और कहीं कहीं खुद की कंट्री के बीच में एक हो जाते हैं, जैसे कि सरकार ही नहीं चल पाती है, म्यांमार में हुआ था ऐसा। तो बहुत सारे देश इस अस्थिरता से गुजर रहे हैं। तो हम भारत को मतलब भारत क्या स्थिति, क्या उसमें निभा सकता है सर? चाहे वो अभी कर नहीं पा रहा है या करना नहीं चाहता है, वो बात हम छोड़ते हैं, लेकिन भारत किस तरीके से अपनी भूमिका उसमें निभा सकता है? एक तरीके से वो रहता है ना कि ये जो अवसर भी होता है कभी कभी कि आप अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जैसे कि पहले भी हम विश्व गुरु ऐसे ही थे कि लोगों की मदद करना, यानी कि अगर बड़ा बनना है तो आपको दूसरों की मदद करनी होगी, छोटे देशों को समझाना होगा। तो इस प्रकार से किस तरीके की भूमिका भारत से एक्सपेक्ट की है। जा भारत सकती है बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन निभाने की उसकी इच्छा नहीं है। अभी आप मैंने राजीव जी गांधी का थोड़ा उदाहरण वो किया कि काना सही वो जो था ना, उसमें जी शिवराजन, कान्हा शिवराजन, ये क्या है, मिलिट्री के इसमें बम ब्लास्ट बनाने का ट्रेनिंग दिया, बाद में वो लिट्टे को अलग करते, जैसे उनकी
इनकी माँ थी ना, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी ने क्या 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 डिवाइडेशन किया था, बांग्लादेश का डिवाइडेशन किया था, पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान से मिलकर वो किया था। इनको लगता था हम श्रीलंका का विभाजन कर देंगे। ये पॉलिसियां इनकी गलत चल रही है। करना चाहिए तो बहुत भूमिका अदा सकती है, बहुत बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बड़े संसाधनों वाला देश है, तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, आसपास के एशिया के देशों को वो लोग अपना बड़े बाप की भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो उनके ऊपर कलेजा नहीं है। और खाली दिखावा करते हैं इंडिया के अंदर कि ऐसा करे वैसा करके, लेकर इनकी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो पढ़ लेंगे, सारी चीजें वो अच्छी अच्छी लिखी हुई बातें हकीकत में नहीं। खाली आप वो टूरिस्ट यात्रा जी। करेंगे, वीजा वीजा करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो उसमें वो चीजें आपको मिल जाएगी कि ठीक भारत की करेंसी का वो एक अलग चीज है, पैमाना है कि वो चीजें है, वो वहां तक ठीक है जी। तो आज जिस स्थिति में भारत है, क्या आप मानते हैं कि भारत आज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है या नहीं? आपकी नजरों में क्या है सर, आज की स्थिति को देखते हुए? नहीं नहीं, बन सकता है। भारत के पास किसी चीज की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बहुत सारी चीजों की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज ऑलरेडी हो सकता है, इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, आने की चीजें है। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों को इस तरह की जो अवसर मिलेगा, संविधान के अनुरूप अवसर मिलेगा, तो वो चीजें आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो पहले जैसा भारत था, विश्व गुरु बनता था, उस तरह की चीजें होगी, बिल्कुल सही चीजें हैं जी। और एक तरीके से हमने ओवरऑल डीपीएसपी की सारी चर्चा को विस्तृत तरीके से किया है। तो जी सर, अब हम उस मुद्दे पर बात कर सकते हैं फिर से कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने पहले देखे, उसके बाद फिर हमने हम्म, डीपीएसपी। तो सर, जी अगर मान लीजिए सरकार को डीपीएसपी, जो कि सरकार के प्रति निर्देश है और जो जी अधिकार है वो व्यक्तिगत दावे हैं नागरिकों के, या जी। कह सकते हैं कुछ मात्रा में सभी व्यक्तियों के, तो हम्म। अगर इनके बीच में किसी यानी कि डीपीएसपी को लागू करना है और किसी मूल अधिकार के खिलाफ अगर वो जा रहा है, तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा? यानी कि क्या डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी या फंडामेंटल राइट को? नहीं, दोनों का बैलेंसिंग पावर है, जैसे संविधान में बैलेंस पावर है, ऐसा दोनों बैलेंसिंग ही रहना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि डीपीएससी जो चीजें है, ये आम जनता के उत्थान की बातें करती है, जी और इसीलिए सारी चीजें, उसका भी अपना उतना महत्व है, फंडामेंटल राइट का भी अपना महत्व है। तो दोनों जी का बैलेंसिंग ही कह सकते हैं हम, दूसरा संतुलन बनाए रखना है कि ही उस तरह का काम चलने वाला है। कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो विरोधाभास होगा, तो विरोधाभास से तो कभी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है जी। जी। तो अब हमारी ये जो चर्चा है, पूरे नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो सर, अब जी इसके बारे में ओवरऑल आप और कुछ चीजें जो छूट गई हो, या फिर आप सबको कंक्लूड करके कुछ कहना चाहें, दर्शकों को आसान भाषा में समझाना चाहें, तो वो आप अंतिम रूप से इसको कह सकते हैं। अंतिम रूप से कि हमने अभी तक 50 आर्टिकल तक जो चर्चा की है, ये सारे जो आर्टिकल थे अभी तक के, जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र की जी स्थापना के लिए ये बहुत जरूरी है, एक से लेकर अभी तक के। ये ही मूल जी सर। ढांचा है संविधान का। जी बाकी तो फिर प्रशासनिक कार्य आने वाले समय के जो जी जितने आर्टिकल है, यही मूल ढांचा है, जी जिसको हम लोग बोलते हैं ना 25 से लेकर 50 तक जो सारी जो जी चीजें, यही मूल ढांचा है। बाकी चीजें तो फिर आगे चीजें चलेगी देखने के लिए। इसी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, और इसी को अगर बढ़ावा देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता की बहुत सारी भागीदारी बढ़ेगी, उनको राइट्स मिलेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और इसी ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए 1 से 50 तक जी। जी। तो हमने अब हमारे डीपीएसपी को भी चर्चा के रूप में समाप्त कर लिया है, लेकिन इसकी चर्चाएं बीच बीच में आ सकती है, क्योंकि जब हम सरकार की बात करेंगे, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, तो उसमें ये जो जी चीजें हैं इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती है, कहाँ पर हमको इनको जी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की बातें देखने को मिलती है, कहाँ प्रस्तावना आती है, वो सब चीजें हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। जी लेकिन आज जो हमारी ये चर्चा हमने जी डीपीएसपी की खत्म की, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इसमें बहुत जी आसान भाषा में दर्शकों को और हमें चर्चा के माध्यम से बहुत कुछ समझाया है। और इसके लिए बधाई हो आपको कि जी हमने 50 जी आर्टिकल्स तक एक विस्तृत चर्चा के माध्यम से उनकी अच्छी समझ पैदा की है। तो आज, जी जी। सर, और आज के एपिसोड को हम्म। हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। हमारा समय भी अब हो गया है, और
ये जो वॉइस ऑफ मानवता प्लेटफॉर्म है एक बहुत हम कह जी सकते हैं कि समाज के उत्थान के लिए एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है। तो वॉइस ऑफ मानवता जो चैनल है जी उसके माध्यम से मैं ऑर्गेनाइजर जो हमारे हैं मेघराज सिंह जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दर्शक जो हमें यहाँ तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे एपिसोड से जुड़ जी करके निरंतर चेतना का इसमें प्रसार करते हैं। और जो हमारे स्पॉन्सर है डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवी, उनका भी बहुत बहुत आभार। हम फिर अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद सर। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.